नाज़रीन, महंगाई है, बेरोजगारी है, चीनी की कीमत आसमान पर है, गंदुम दस्याब नहीं, ये मसाइल हैं और इन मसाइल की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर बहुत से सवाल हैं। लेकिन अपोजिशन की कारकर्दगी भी किसी सूरत तसल्ली बख्श नहीं है। मुलाकातें, बयानात और ऐलानात वो बहुत होते हैं। अवाम के मसाइल की दुहाई दी जाती है, सियासी तहरीक चलाने की धमकियाँ दी जाती हैं, इक़दामात का खाना बिल्कुल ही खाली रहता है। एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ सफ़बंदियाँ देखने में आ रही हैं। हालिया दिनों में मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में 2 अहम मुलाकातें की। आज वो बिलावल भुट्टो से मिले हैं और गुज़िश्ता रोज़ वो शहबाज शरीफ से मिले थे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से जो गुफ्तगू की है, इसमें एक चीज़ मुश्तरक थी। तीनों रहनुमाओं ने तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा हुकूमत गिराने की बात की। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी, अब इससे जान छुड़ाना वक्त की मैं समझता हूँ कि अव्वलीन ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। इस इमरान को जाना पड़ेगा, इस हुकूमत को जाना होगा, इसलिए कि नाजायज भी है और नाअहल और नालायक भी है। सहाफ़ी आसमा शराजी के BBC पर कॉलम के मुताबिक कुछ रोज कबल बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन लाहौर में मौजूद होने के बावजूद उनकी ये ख्वाहिश पूरी न हुई। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमात के अहम रहनुमा से मुलाकात न की, और आज जब बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो भी गई तो शहबाज शरीफ सियासी जिम्मेदारी लेने से गुरेजा नजर आए। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, वो तो हम उठाने को तैयार। क्या वजह है कि हर अहम मामले पर नून लीग की पॉलिसी कंफ्यूज्ड रहती है? आखिर नून लीग चाहती क्या है? मज़ाहमत करना चाहती है या मफाहमत करना चाहती है? मफाहमत करना चाहती है तो किस हद तक करना चाहती है, किस तरह करना चाहती है, और इसके क्या कीमत वसूल करना चाहेगी? बोलना चाहती है या खामोश रहना चाहती है? मौजूदा हुकूमत को गिराना चाहती है या फिर चलाना चाहती है? इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिश रखती है, दोबारा इलेक्शन चाहती है या फिर कौमी हुकूमत की ख्वाहिश रखती है? नाज़रीन, नून लीग की सियासी पॉलिसी एक ऐसा मुअम्मा बन चुकी है जो समझ आ रहा है ना ही समझाया जा सकता है। कभी नून लीग मज़ाहमत का इस्तारा बनकर सामने आती है। नून लीग के लीडर्स बयान देते हैं कि सर झुकाने का ऑप्शन होने के बावजूद उन्होंने सर उठाने का फैसला किया, लेकिन फिर वही नून लीग अपनी सियासी तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न ले लेती, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत कर देती और इस हिमायत पर खुद हुकूमत की जानिब से वो बातें सुनती है जो किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती। और फिर कहा जाता है कि हम मुल्क में जमहूरियत के लिए और आइन की पासदारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वो जद्दोजहद कहाँ हो रही है और कैसे की जा रही है, इस बारे में भी बता दिया जाए तो इस बयान पर यकीन में आसानी हो। ये एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है। हम मुल्क में जमहूरियत के लिए, आइन की पासदारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नाज़रीन, जब से तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई है उस वक्त से नून लीग ऐलान कर रही है कि हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत जाने वाली है। शायद नून लीग का ये ख्याल है कि हुकूमत बस उनके कहने से ही चली जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ये अब ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। हुकूमत चलेगी, ये 5 साल चलेगी। मेरा नहीं ख्याल, तो खत्म हो चुकी, हुकूमत खत्म हो चुकी है। बयानात से बढ़कर अगर नून लीग की पॉलिसी की बात की जाए और किसी एक लफ्ज में इस पॉलिसी को डिफाइन किया जाए तो वो लफ्ज होगा कंफ्यूजन। कभी नून लीग की लीडरशिप ये बयान देती है कि वो सड़कों पर निकलेगी और हुकूमत को गिरा देगी। कभी नून लीग की लीडरशिप ये कहती है कि हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए। तो सड़कों में निकलेंगे, खुद ही चेंज आएगी। आप निकालेंगे या लोग खुद निकलेंगे? हम ना भी निकाले, लोग निकलेंगे। हुकूमत नाकाम हो जाए तो हर हरबा इस्तेमाल करना पड़ता है और हम करेंगे। लोग कहते हैं ना इसकी हुकूमत गिरानी चाहिए, मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने 4 बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले क्या है। कभी नून लीग कहती है मौजूदा हुकूमत मुल्क को तबाह कर देगी, अगर इस हुकूमत को मोहलत दी गई तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और कभी कहा जाता है हमें इंतजार कर लेना चाहिए ताकि हुकूमत अच्छी तरह एक्सपोज हो जाए। कभी नून लीग की जानिब से मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा कर दिया जाता है और कभी कहा जाता है कि हम चाहते हैं हुकूमत मुद्दत पूरी करे। यही नून लीग कभी इन हाउस तब्दीली की बात करती है, -1 का नारा लगाती है और फिर उसी नून लीग की जानिब से कहा जाता है कि -1 नहीं -all होगा। PTI अपना नया लीडर चुन ले ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। जब ये -1 का फार्मूला लगता है तो फिर
माइनस आल ही हो जाता है। वन वाली जो सूरत हाल है वो जो है वो कभी कामयाब नहीं होती। नून लीग के लीडरान के बयानात तक आपस में नहीं मिलते। एक लीडर कहते हैं कि 2 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए जो मुल्क को बहरान से निकाले। इसी जमात के एक और लीडर कहते हैं कौमी हुकूमत से बुरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। आज नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की वजह से नवाज शरीफ का घर से निकलना जानलेवा हो सकता है। हालांकि इससे पहले कोरोना के दौरान ही नवाज शरीफ की घर से बाहर चहलकदमी की और फिर कॉफी पीने की तस्वीर वो सोशल मीडिया पर आ चुकी है। शायद कंफ्यूजन की इसी पॉलिसी की वजह से हुकूमत नून लीग को सीरियस लेने पर तैयार नहीं है। किसी भी सियासी जमात के लिए, खास तौर पर नाज़रीन ऑपोजिशन की सियासी जमात के लिए इससे ज्यादा परेशानी की बात और क्या हो सकती है कि हुकूमत के लिए वो इररेलेवेंट हो जाए, हुकूमत उसे किसी काबिल ही ना समझे, हुकूमत वक्त को इस ऑपोजिशन जमात का कोई खौफ ही ना हो, कोई परेशानी ना हो। नून लीग उस पर ये वक्त अब आ चुका है। ये लोग हैं, इनकी तो मुझे बातों का इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो उनका सारा अगला पिछला पता है, क्योंकि मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, इसलिए मुझे इसकी फिक्र नहीं। नून लीग ने क्या सियासी हिकमत अमली बनाई है, कब बनाई है, कब मज़ाहमत करनी है, कब मफाहमत करनी है, पूरी पार्टी में इन तमाम बातों का जो इल्म है वो सिर्फ एक शख्स को, यानी नून लीग का मसला ये है कि इसके कायदीन को फैसला साजी की इजाज़त नहीं है और फैसला साजी का इख्तियार जिसके पास है वो इस वक्त लंदन में मौजूद है। और आज लाहौर हाई कोर्ट को बताया जा चुका है कि कोरोना के दौरान तो वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। यूं पार्टी का वाहिद फैसला साज पाकिस्तानी सियासत और अदालत से लंबी छुट्टी लेना चाहता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नून लीग की रहनुमा जनाब चौधरी साहब। तो साहब, ये पूरा इंट्रोडक्शन आपने सुन लिया सर, ये कंफ्यूजन है, इसको अगर डिफाइन किया जाए एक लफ्ज में तो सर ये कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन क्यों है सर? देखिए, एक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि अगर पीटीआई को 2 साल का टाइम ना दिया जाता तो ये एक्सपोज ना होते। लोग समझते कि ये वाकई कोई आसमान से मनसलवा उतर आना था, तब्दीली हकीकी मानों में आ जानी थी, करोड़ नौकरियां पैदा हो जाती, 50 लाख घर बन जाते। 2 साल देने के बाद इनकी जो असलियत है उससे पर्दा जो है ना वो उठ गया है। सो ये टाइम इनको एक मुनासिब टाइम दे दिया गया है। अब रही बात कि इकोनॉमी जब तक नहीं चलेगी मुल्क नहीं चलेगा। इकोनॉमी कब चलेगी? जब उसका बुनियादी जुज जो है ये है कि कोई स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो और ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी पार्टी जिसके पास एक ऐसी टीम हो जो इकोनॉमी चला सके। दोनों चीजें इस वक्त ये असेंबली नहीं दे पा रही। सो इस असेंबली को घर जाना होगा। नया इलेक्शन जो है उसके लिए लाहे अमल जो है, काबिल अमल लाहे अमल वो अपोजिशन के लोग देंगे। और ये कह देना कि शहबाज साहब ने आज ये कहकर कोई अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है, वो एक कटसी थी। बिलावल भुट्टो जो है वो हमारे घर तशरीफ लाए थे, शहबाज साहब के पास आए थे। अच्छा। तो कर्टसी यही कहती है कि जब एक पार्टी का सरबराह खुद कह रहा है कि आप सब क़यादत करेंगे तो उसको ये कह देना कि आप नौजवान हैं, आप क़यादत करेंगे, ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नहीं तो फिर हकीकतन जो सब होगा क्या, क़यादत कौन करेगा सर? फैसला हो गया इस बात का, शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे सर? देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लैरिटी से ये समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा माजी भी देखने की जरूरत है। पाकिस्तान में जो माजी करीब में जो एक तहरीक है जिसने कोई रिजल्ट दिया है वो था हमारा वो लॉन्ग मार्च जिससे अदलिया बहाल हुई थी। सो हम पंजाब और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, स्ट्रीट पावर भी है। सो हम जब तक शामिल होंगे तो फिर नतीजा खेज होगी कोई भी मुहिम। बाकी हम ये बिल्कुल क्लियर है कि जॉइंट ऑपोजिशन का एक जॉइंट मौकफ होगा। हमने अपना मौकफ जो है वो रहनुमाओं के सामने रख दिया है और जो एक कॉमन एजेंडा है उसको बनाया जाएगा और फिर एपीसी में उस कॉमन एजेंडे को किस एक रोड मैप दिया जाएगा कि उसका टारगेट हम कैसे हासिल करेंगे, कैसे उस टारगेट तक पहुंचेंगे। अदब के साथ देखिए अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए इस सवाल के बाद मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मेरे सवाल के बाद मजीद कंफ्यूजन बढ़ गया ना सर। सवाल मेरा था कि क्या नून लीग, क्या शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे? देखिए पिछले मार्च में, मिलियन मार्च में मौलाना लीड कर रहे थे, नून लीग कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब नून लीग का किरदार क्या होगा? पहले से ज्यादा होगा? और क्या नून लीग लीडरशिप एंड पर काम करेगी सर? इसका मुझे अगर स्ट्रेट जवाब देने सर ज्यादा बेहतर होगा।
देखिए बिल्कुल स्ट्रेट मैं आपसे कह रहा हूं, जॉइंट ऑपोजिशन जो मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, नून लीग एक कदम दूसरी जमातों से आगे होगी और हम जॉइंट मौक़िफ़ लेने के लिए ही लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम सोलो फ्लाइट नहीं चाहते और हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट एक भी मिनट के लिए रहे तो पाकिस्तान का नुकसान है। बताएं और क्लैरिटी चाहिए तो और बता देता हूं। ये ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे सर ये बताइएगा, क्या नून लीग और आपके लीडर सर वो क्लियर है कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत को अब नहीं चलने देना, उसको अगर घर भेजना है तो किस तरह भेजना है, वो रोड मैप क्या है, सड़कों पर आना है, इन हाउस तब्दीली करनी है, -1 करना है, जरा इसके बारे में भी क्लैरिटी दीजिएगा सर। देखिए इसी काम के लिए जो आप फरमा रहे हैं, एक रहबर कमेटी एक्सटेंट उससे ज्यादा बड़ी रहबर कमेटी, कुछ और भी रहनुमा शामिल किए गए हैं, वो एजेंडा बनाएगी और जो आप सवाल कर रहे हैं इसी का जवाब उस एजेंडे में होगा और उसका फिर तफसीलात जो है कि वो लाहे अमल कैसे, काबिल अमल कैसे होगा, वो सारा कुछ वो अपोजिशन देगी। मगर क्लियर है हम कि खान साहब की हुकूमत को मजीद चलने देना जो है वो इस वक्त कौमी मुफाद के खिलाफ है। गरीब की रोटी के से लेकर कश्मीर तक हमारे पास नहीं रहा। अच्छा, ये तासुर चौधरी साहब कि कोई अरेंजमेंट है मरियम साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की, उस अरेंजमेंट में आप शायद वो सख्त मौक़िफ़ ना अपना पाएं, क्योंकि जो आपने पहले मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो और खलाई मखलूक वाला आपने एक निकाला था, तो उस अरेंजमेंट को भी मनूज़े खातिर रखा जाएगा या फिर वो एग्रीमेंट या वो डील या वो अरेंजमेंट तोड़ दी जाएगी? देखिए एक तो पता नहीं कैसा अरेंजमेंट है जो लोगों के ज़हन में है। आज 3 रेफरेंस आए हैं हमारे खिलाफ। भाई हमजा शहबाज पिछले 1.25 साल से गिरफ्तार हैं। वो आधे लोग इश्तिहारी और उन गिरफ्तारियां और सारा कुछ उसके साथ चल रहा है। हमारा कोई ऐसा सीनियर आदमी नहीं जिसने बेगुनाही सजा और जेल न भुगती हो। भाई कौन सी अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल क्लियर है हम कि पाकिस्तान में कोई भी तब्दीली अवाम के वोट से आनी चाहिए और इस दफा अवाम का वोट चोरी किया गया है और पाकिस्तान की मौजूदा हालत इसीलिए हुई है कि एक ऐसे आदमी को इक्तदार मिला है जिसके पास वोट नहीं था, अवामी मैंडेट नहीं था और बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का। सर अगर देखें, अगर जैसा अरेंजमेंट नहीं था तो फिर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन पर वोट क्यों दिया? फिर मरियम साहबा क्यों खामोश है? फिर जो है वो खलाई मखलूक की बात क्यों नहीं होती है? ये तमाम चीजें अगर नहीं हो रही हैं सर तो फिर तासुर को तकवीयत तो मिलेगी कि कोई अरेंजमेंट है। देखिए अगर आप ये समझते हैं कि हर वक्त एक जैसी बात की जा सकती, देखिए इलेक्शन होगा तो और तरह की बात होगी, जलसा होगा तो और तरह की बात होगी, कोई तहरीक होगा। ये इस वक्त हर वक्त एक तरह की बात नहीं हो सकती, मगर एक मौक़िफ़ है जिसपे हम खड़े हैं। अगर मौक़िफ़ पे खड़े ना हो तो भाई मुझे ये बताइए कि मैंने कहा आज 3 हमारे खिलाफ रेफरेंस आए हैं आज के दिन, सिर्फ एक दिन में, और उससे पहले आप मुझे ये बताएं कोई पार्टी का रहनुमा जिसने यानी एहतसाब से लेके मंशियात तक बड़े मैं आपसे दोबारा कह दूं कि ये किसी की भूल होगी। हम अवाम से फारग नहीं होना चाहते, हम अवामी मौक़िफ़ रखना चाहते हैं और अवाम का मौक़िफ़ इस वक्त क्लियर है और वो समझते हैं कि वोट को इज्जत दिए बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता और 70 साल में साबित हो गया है। सो हमारा मौक़िफ़ में तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आप हुकूमत को घर भी भेजना चाहते हैं जिसके लिए आप APC बुला रहे हैं, और आप ईद के बाद नैब के कानून में तरमीम का बिल भी आप लेकर आ रहे हैं, मतलब उसमें भी आप तरमीम चाह रहे हैं, और जो इस तरह की तरमीम आप चाह रहे हैं उस तरह की तरमीम के लिए तो हुकूमत को आपको राजी करना पड़ेगा। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि इधर आप हुकूमत को मना रहे होंगे वोट के लिए, उधर आप उसको घर भेजने की तैयारी कर रहे होंगे? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमें नैब के लिए कोई अमेंडमेंट चाहिए। वो अमेंडमेंट होती है तो हो, नहीं होती तो ना हो। हमें इस वक्त तब्दीली चाहिए हकीकी मानों में, और वो पाकिस्तान में इलेक्शन से आ सकती है। इलेक्शन तक पहुंचने के लिए जो बाकी इक़दाम हैं वो हम अपोजिशन से मिलकर करना चाहते हैं। हम बड़े क्लियर हैं, कोई हमें नहीं इनसे फेवर चाहिए, ना हम मांग रहे हैं ना हमें चाहिए। हम इनको घर भेजना है, हमने ये अमेंडमेंट हो ना हो। चलें, आखिरी सवाल सर, मौलाना अब आप पे एतमाद करते हैं सर? क्योंकि पहले जरा उनके एतमाद को ठेस पहुंची थी। देखिए अगर मौलाना एतमाद ना करते
तो वो पर घर तशरीफ लाए हैं, उन्होंने बातचीत की है मीडिया के साथ, आपके साथ सबसे बात की है, और आज तक भी ये सारा, आज बिलावल साहब तशरीफ लाए हैं। सो ये सारा कुछ इत्मीनान की बात है, और यकीनन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी पार्टी है जो कि इस वक्त इस अगर इस तरह की कोई तहरीक लॉन्च, सो हमारे इत्मीनान भी लोगों का भी है और सियासी रहनुमाओं का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपके वक्त का। ये मैंने सेकंड लास्ट बात की थी नाज़रीन, ऑर्डिनेंस पे तरमीमी बिल की, उसके बारे से कुछ आपको बताना चाहूंगा। ऑपोजिशन एक जानिब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रही है, दूसरी जानिब नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम पर भी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी का बायकॉट भी कर दिया गया। ऑपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस में 35 तरामीम तजवीज़ की थी जिन पर डेडलॉक पैदा हो गया, और अब ऑपोजिशन कहती है कि वो नैब कानून समेत दीगर तरामीम का फैसला ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में करेगी। ऑपोजिशन किन तरामीम का मुतालबा कर रही है, इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से। खालिद साहब, ये तरामीम ये हैं क्या? अच्छा, ये तरामीम अगर पास करवा लेती है ऑपोजिशन, तो फिर जो ऑपोजिशन के कायदीन पर नैब के केसेस हैं उनका उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो तरमीमी बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये बड़ी शार्प मूव इसको कहा जा सकता है। एंड उस मौके पे जबकि 6 अगस्त से पहले कुछ क़वानीन को मंजूर करना हुकूमत की मजबूरी है, और उसमें उसको अपोजिशन का तावन दरकार है, क्योंकि सेनेट में उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। तो इस वक्त उन्होंने वो बड़ी अच्छी मूव अपने मफाद में की है। लेकिन एक तो ये बात सामने रहनी चाहिए कि ये सारे का सारा बिल जो है, इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो इसके बेनिफिशरी के तौर पे सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोग, और अपोजिशन में भी जो इंतहाई नुमायां लोग हैं वो दिखाई देते हैं। और इसमें ये कहा जा सकता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, जिसको कि शायद बहुत बुरा समझा जाता है, और इसमें सारे के सारे ऐसे लोगों को चूँकि फ़ायदा पहुँचेगा, लिहाजा इसको एक बैड लॉ के ज़ुमरे में शायद अगर कहीं पे किसी अदालत में इसको चैलेंज करें तो ये हो सकता है। लेकिन ये बात की बात है, फ़िलहाल तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने इसमें जो है वो क्या गेन करना चाहा है। पहले तो इसका इतलाक जो है वो उन्होंने चाहा 16 नवंबर 1999 से, यानी जिस दिन नैब ऑर्डिनेंस की बर्थ हुई थी उस दिन से ऑनवर्ड, इसका मतलब है कि बाद में आने वाले जितने केसेस हैं वो अगर इसकी जद में आते हैं वो तो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। अब अगर हम इसमें ये देखें तो जितने भी बड़े रहनुमा हैं वो सारे के सारे इससे फ़ायदा उठाने वालों में दिखाई देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को उन्होंने नैब के दायरा इख्तियार से बाहर रखने की बात की है। इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी जो हैं वो तो मरीम नवाज़ बनती हैं, जिनके ख़िलाफ़ इसके अलावा और कोई शायद ऐसा मजबूत रेफरेंस नहीं है। और नासर लूथा नामी शख्स जो कि दुबई के शहरी हैं, और वो किसी अंदाज में उस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक बयान दे चुके हैं जिसने उनको फंसा दिया। एक तो उनका मामला बहुत सख्त किस्म का, मैं समझता हूँ कि चौधरी शुगर मिल्स केस में वो इतना टाइट रेफरेंस है कि उनका निकलना मुश्किल है। उसके बाद अगर ये जो बैंक डिफ़ॉल्ट की शर्त को उन्होंने वहाँ उसमें ख़त्म करने की बात की है, ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब हैं। उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो उन्होंने जो एक इसी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कुछ बात कही है उसमें फरयाल तारपुर भी उसकी बेनिफिशरी हैं, और इसके अलावा और बहुत से उनके ऐसे रहनुमा जो कि किसी न किसी अंदाज में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से रेफरेंस का सामना कर रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा पहुंचता है। अच्छा, फिर अपोजिशन ने एक तरमीम ये तजवीज़ की है कि 1 अरब से कम की कोई भी जो करप्शन है वो नैब के दायरा इख्तियार में आनी नहीं चाहिए। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि बेशतर केसेस वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, उनकी मालियत इतनी नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि 99 करोड़ 99,09,999 रुपये तक का जो केस है वो तो फारिग हो जाता है। एक उसमें पूरे का पूरा 1 अरब होना ज़रूरी है। उसमें देखा जाए तो जो तोशाखाना केस है जिसमें नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके अलावा आसिफ जरदारी जो हैं वो उसमें उनका सामना कर रहे हैं, उनका वो केस भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जो पॉलिसी साज बॉडीज़ को उन्होंने निकालने की उनके जो फैसले हैं उनको नैब के दायरे इख्तियार से बाहर रखने की बात की है, तो उसमें LNG केस फारिग हो जाता है, और जो नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाला केस है वो फारिग हो जाता है। और इसमें के बेनिफिशरी आपको पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल
जो हैं वो सामना कर रहे हैं इन रेफरेंसेस का। इसी तरह से एक तरमीम जो है वो और उन्होंने कहा कि इख्तियार का जो गलत इस्तेमाल है उसको भी इसके दायरे इख्तियार से निकाल दिया जाए। और ना समझ में आने वाली बात है इसमें, अगर देखा जाए तो चोलिस्तान में जो गैर कानूनी अलाटमेंट्स का केस इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है वो मुकम्मल तौर पे उसमें से ख़त्म हो जाता है। फिर एक उनका कहना ये है कि जैली अकाउंट्स स्कैंडल की अगर हम बात करें तो उसके और भी किरदार हैं। ओमनी ग्रुप है, मुराद अली शाह उसमें आते हैं, शर्जील मेमन है, डॉक्टर आसिम है, ये सारे लोग जो हैं वो बेनिफिशरी हैं उस मनी लॉन्ड्रिंग वाला की अमेंडमेंट जो है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आने वाले जुराइम को नैब के दायरे इख्तियार से खारिज कर दिया जाए तो वो सारे के सारे उससे बरी हो जाते हैं, उनके खिलाफ वो रेफरेंस ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक बात उन्होंने और ये कही है कि ECC समेत कुछ इदारों का CCI का नाम भी है, उसमें कैबिनेट भी है, लेकिन अगर ECC की अगर हम बात देखें कि उसके फैसलों के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं बन सकता, तो जो शुगर सब्सिडी में इस वक्त रेफरेंस हो सकता था मुख्तलिफ जो शुगर मालकान हैं उसको मुकम्मल तौर पे उनको एक क्लीन चिट मिल जाती है और वो इससे तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इससे फारिग हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सारे केसेस जो हैं अगर इनको फारिग कर दिया जाए तो हमारे एक दोस्त के बकौल तो फिर सिर्फ मुजारबा केस बाकी बचता है जो नैब के पास रह जाएगा। तो एक तरह से नैब का जो आर्डिनेंस है वो एक टूथलेस आर्डिनेंस बन के रह जाएगा, उस कानून की कोई अहमियत नहीं रहेगी। और ये ठीक है कि उनके ये एतराज़ात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं कि बहुत से नैब के कवानीन ऐसे हैं जो इस वक्त काबिल एतराज़ हैं। और रिसेंटली जो जस्टिस मकबूल बाकिर हैं उन्होंने जो जजमेंट दी है उसके ऊपर वो जोर दे रहे हैं। आप आए, आज निकले, अभी निकले, अपनी दुकानों पर पहुंचे, अपनी दुकानें खोलें। लोग 3-4 माह घर बैठे रहे, ऐसे कुछ नहीं था, कहाँ से खाएंगे। जब हमारे काम का टाइम होता है तो ये बंद करवाते हैं, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मशावरत के बगैर जो फैसला किया जाता है इसका वही नतीजा निकलता है। नाज़रीन, जो आज पंजाब में हुआ इससे ताजर खबरदार कर रहे थे, लॉकडाउन मानने से इनकार कर रहे थे, दुकानों, मॉल्स और बाजार बंद करने की हुकूमत की हिकमत अमली के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे थे। इसीलिए आज ताजर तंजीमों ने लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए कहा कि दुकानें खोलेंगे, इंतजामिया और हुकूमत का फैसला नहीं मानेंगे। आज बाकी पंजाब के अलावा पूरा पाकिस्तान जो है वहाँ मार्केटें खुली हैं, इस्लामाबाद खुला सारा, आपका पूरा सूबा सिंध। हम सवाल करते हैं कि पंजाब के ताजरों का क्या कसूर है। ये बुज़दार हुकूमत से हम सवाल करते हैं कि क्या उसने आपको कोई व्हाट्सएप कॉल की है कोरोना ने कि मैं पंजाब में आ रहा हूँ। व्हाट्सएप कॉल कोरोना ने की और आपने पंजाब बंद कर दिया। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये जबर है। आज सूबे के सभी बड़े शहरों लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, गुजरात और अटक में ताजरों ने लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए अपनी दुकानें खोली, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी और खिलाफ वर्जी करने वाले कई दुकानदारों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस की तरफ से दुकानें बंद करवाने के बावजूद भी दुकानदार दुकानें खोलने पर बजिद रहे और पुलिस के जाते ही दुकानें दोबारा खोली जाती रही। दिन भर पुलिस और दुकानदारों के दरमियान यही आंख मचोली जारी रही। कई शहरों में ताजर बिरादरी सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी रही, जबकि फैसलाबाद में तो पुलिस ने झड़प में ताजरों पर लाठी चार्ज भी किया। आज दिन भर लगने वाले तमाशे और पुलिस और इंतजामिया की तमाम तर काविशों के बावजूद सूबे भर में जुज़वी तौर पर मार्केट्स खुली रहीं। दूसरी जानिब ताजर तंजीमों ने पंजाब हुकूमत से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया है, जिसमें लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बातचीत की जाएगी। हुकूमत और ताजरों में कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं। अजमल बलोच साहब हैं जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के, और मुसरत जमशेद साहिबा हैं, आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की। अजमल साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी आपका मुतालबा सरेदस्त है क्या, और क्या पंजाब हुकूमत आपकी बात सुनने पर राजी हुई है? हुकूमत पंजाब ने क्या सुनना है,
जो कुछ इन्होंने कोरोना की वजह से ये 4 दिन गुजारने थे। कोरोना कल जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सारी कौम मार्केटों में आ गई और आज ताजर सारे सड़कों पे इकट्ठे खड़े हैं। कोरोना वाला प्रॉब्लम तो सारा हल हो गया, कोरोना जितना आना था वो आ गया। मेरी गुजारिश हुकूमत पंजाब से ये है कि KPK खुला है, बलूचिस्तान खुला है, सिंध ने और टाइम बढ़ा दिया। आखिर पंजाब को क्या हुआ? वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी हम लॉकडाउन नहीं करने जा रहे हैं, लोग एहतियात करें। वाकई वज़ीर इत्तलात साहब ने परसों कहा कि हम कोई लॉकडाउन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन कल वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कह दिया कि जनाब हम लॉकडाउन कर रहे हैं। मसला क्या है? 50 लोग बस में सफ़र कर सकते हैं बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइज़र के। किस कंडक्टर के हाथ में सैनिटाइज़र होता है? 20 लोग वैगन में बैठ के जा रहे हैं। हर घंटे बाद दुकान में 3 लोग नहीं खड़े हो सकते। अजीब मंतक है पंजाब गवर्नमेंट की। मुझे तो हैरानगी हो रही है। पूछ लेते हैं पंजाब गवर्नमेंट साहब से हुकूमत नहीं चल रही है तो मैं माजरत चाहता हूं एज ए ताजर नुमाइंदा। बड़ा कंफ्यूज्ड आपने एक पॉलिसी दी इस पर कि मतलब रात 12 बजे का लॉकडाउन है, दोपहर 2 बजे नोटिफिकेशन आ रहा है, मतलब ऐलान एक बहुत लेट कर रहे हैं आप। एक बात, ताजरों से आपकी पहले कोई बात नहीं हुई, उनको आपने एतमाद में नहीं लिया। 3 दिन की ईद है, 8 दिन का लॉकडाउन है, ये समझ से बाहर है। आज भी मारपीट हुई, आज भी ताजरों के साथ मुंहमारी हुई, तो आप पहले एतमाद में लेके कोई पॉलिसी क्यों नहीं देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखें, जो मैं अर्ज़ करूं कि एक तो ये बात वाज़े होनी चाहिए कि हमारा खुदा ना खास्ता ताजर कम्युनिटी को ऑफेंड करने का मकसद हरगिज़ नहीं है। आपको पता है कि छोटी ईद पे जिस तरह से इनकी रिकमेंडेशंस आई, हमने नेगोशिएट किया, सारी बात हुई, उसके बाद जो SOPs तय हुए, अवाम ने भी धज्जियाँ उड़ाई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर जब हमने ताजर कम्युनिटी से बारहा रुजू किया, रिक्वेस्ट की, अपील की, तो इन्होंने कहा कि ये इस पे अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। बेशक हुकूमत का काम है, लेकिन भाई मुझे ये बताएं कि क्या 11 करोड़ की नफरी गवर्नमेंट पंजाब के पास मौजूद है? नहीं है। अब मैं जो ये फैसला किया क्यों गया, आई विल ट्राई टू टेल यू। और मैं ये अपील भी करूँगी अपने तमाम ताजिर भाइयों से कि जिस ऑब्जेक्टिव के तहत हमने किया है, खुदा के वास्ते उसको सबूताज मत करें। हमारा मकसद खुदा न खास्ता आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं है। देखें, जब पिछली ईद पे क्या हुआ कि ईद के 1 वीक के बाद आपके पंजाब की, जो कि 11 करोड़ का सूबा है, बाकी सूबों की इतनी आबादी नहीं है, सबसे ज़्यादा एपिसेंटर लाहौर था और आपका पंजाब था। और यहाँ पे हमारे जो हॉस्पिटल्स थे, बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हमने कैपेसिटी बढ़ाई हुई थी। मैं एक मिनट, बलोच साहब आप मुझे ये बताइएगा, क्या पंजाब हुकूमत से आपने राब्ता किया, कोई इनसे बात, कोई मुज़ाकरात हुए कि इन्होंने आपकी कुछ सुनी कि चले ठीक है आपकी भी 4 बातें शामिल कर लेते हैं? देखिए, मैं अवामी हुकूमत बात करती होती है, मुझे तो ये अवामी हुकूमत नहीं लगती है। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि पिछली ईद पर भी हम पीटते रहे कि 24 घंटे के लिए खोल दें। रश को देखिए, प्लानिंग होनी चाहिए। आज भी इन्होंने जो प्लानिंग की, आपकी ज़बानी के गलत की। 2 बजे नोटिफिकेशन आ रहा है, रात 12 बजे सारी पब्लिक मार्केटों में आ गई। पिछले भी इन्होंने इसी तरह किया। हमने इनको कहा कि वक्त ज़्यादा देंगे, लोग तकसीम होकर आएंगे तो रश नहीं होगा, लेकिन इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। माजरत के साथ, यार पंजाब में ही सारा कोरोना है, लेकिन सर आप तीनों सूबों में अमल नहीं करते ना। वो ये शिकायत कर रही हैं कि आप भी SOPs पर अमल नहीं करवाते। सर नहीं, देखिए मैंने गुजारिश की, SOPs क्या है? ताजरों को थप्पे मारे जा रहे हैं, ताजरों को मारा पीटा जा रहा है बाजारों में पुलिस जिस तरह से इस वक्त भी कारोबार हो रहा है, पुलिस की 5 घी में है। आप मरी जाएं, छोड़ दें पंजाब को, इधर इस एरिए को मरी जाने के लिए 1000 रुपये फी बंदा दे के जाना पड़ रहा है लोगों को। ये मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ। पंजाब में भी शटर आधा करके पुलिस कारोबार करवा रही है, और पहले से जब लॉकडाउन था उस वक्त भी होता रहा है। मेहरबानी करे पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट इसमें मुदाखलत करे। वजीर आजम साहब, नहीं चल रही है। मैं एक दफा दोबारा मुशर्रफ साहब की तरफ जाता हूँ, मुशर्रफ साहबा की तरफ जाता हूँ। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ आ गया। मुशर्रफ साहबा, आपके तरीके कार पर ज़्यादा तनकीद हो रही है कि चंद घंटे पहले आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, फिर 8 दिन के लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? 3 दिन की आपने ईद की छुट्टियां दी हैं, उससे 1-2 दिन पहले का, तो आपने ताजरों को जो एतमाद में नहीं लिया उस पर ज़्यादा तनकीद हो रही है, चे जाए कि आपके लॉकडाउन पे तनकीद हो। नहीं, मैं अर्ज़ करती हूँ, आप इंशाल्लाह सेटिस्फाई होंगे, मुझे ज़रा कंप्लीट करने दें। देखें, ये जो तरीकाकार था, ये डिसाइडेड था, उसकी वजह सुन लें। अगर हम 3 दिन पहले अनाउंस करें कि फ़लाँ डेट को हमने ये बंद करना है, तो फिर उसका पर्पज़ नहीं रहता, फिर आप खुला रहने दें। जिस तरह से पिछले जो 3 दिन ईद से पहले के थे, वो एक साइड पे, और पूरा जो हमारा ठीक है। मुशर्रफ साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलोच साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। समा ने
बारिश के पानी में डूबे कराची के लिए आवाज उठाई तो सिंध हुकूमत ने सूरत हाल का जायजा लेने की बजाय उल्टा हकायक को मस्क करना शुरू कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने सबा टीवी की हेडलाइंस को एडिट करके अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और कहा कि समा पुरानी वीडियोस दिखा रहा है। मजीद बात करने से पहले आपको दिखाते हैं कि समा ने क्या हेडलाइंस नशर की थी और सईद गनी साहब ने कहां एडिटिंग की। कराची में पानी फिर सड़क से गुजर गया, रिक्शे उल्टे चलने पर मजबूर। बल्दिया टाउन चंद मिनटों की बारिश में पानी करंट लगने से 2 अफराद की जान चली गई। औरंगी नाला बिफर गया, गली गली दरियाए औरंगी बह रहा है। नॉर्थ नाजमाबाद गुलशन इकबाल फेडरल बी एरिया में भी बारिश का पानी जमा। हैदरी में दुकानों में पानी दाखिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया। औरंगी अलीगढ़ कॉलोनी में सीनों तक पानी ऊंचा। सईद गनी की जानिब से एडिट शुदा ट्वीट को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। वो ट्वीट भी अभी तक मौजूद है और सईद गनी साहब ने अभी तक अपनी गलती की तस्दीक नहीं की। नहले पे दहला ये हुआ कि बिलावल भुट्टो ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और वो भी उस गलती को दुरुस्त कहने पर ही इसरार कर रहे हैं। कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है, आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस चीज के मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया है, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज। मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो को भी सईद गनी के जुर्म में शरीक करार दिया। शिबली फराज ने कहा सईद गनी सिंध के अवाम के पास जाएं और उनसे माफी मांगे। सईद गनी जब तक हमारे साथ सेनेट में थे वो बड़े अच्छे इंसान थे, सही बात करते थे। अब पता नहीं क्या उधर वो सिंध में गए हैं तो वो बिल्कुल ऊट पटांग बातें करते हैं। उनकी बात, उनके जो अल्फाज हैं उनमें भी काफ़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे हैं। उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है और वो सिर्फ सियासत पे सिंध को चला रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे वो मुल्क अपने सूबे को नहीं चला सकता। मीडिया तो हकायक दिखाता है, इन हकायक की बुनियाद पर तनकीद करता है। इस तनकीद की रोशनी में हुकूमत अपनी इस्लाह कर सकती है, सूरत हाल को बेहतर कर सकती है। लेकिन अगर हुकूमत यह फैसला कर ले कि मीडिया की जानिब से पेश करदा हकायक पर खुद को दुरुस्त करने की बजाय वो हकायक ही तोड़ मरोड़ देगी तो मामलात बेहतर होने की बजाय नाज़रीन दुरुस्त होने की बजाय मजीद खराब हो जाएंगे। यही कराची के साथ हो रहा है और यही वजह है कि सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसके बावजूद जब बारिश होती है जब बारिश होती है तब कराची डूब जाता है। नाज़रीन वक्फा लेंगे, वक्त हाजिर होंगे। हालात बदल रहे हैं, रवैयों पर जमी बर्फ पिघल रही है, नए ताल्लुकात की बुनियाद रखी जा रही है। माजी की तलखियों को भुलाकर मिलकर रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ा जा रहा है। आज का दिन पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात के लिए इंतहाई अहम है। आज 3 साल के तातुल के बाद ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। यही नहीं बल्कि बाहमी तिजारत का भी आगाज हो गया है। बांग्लादेश ने 1.5 दहाई यानी 15 साल बाद पाकिस्तान से ज़रई इजनास की खरीदारी शुरू कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और इमरान खान और बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से हालिया राबता भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान और बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ था, जिसमें दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की बहाली, इन्हें मुस्तहकम बनाने के अज़म का इजहार किया गया था। जबकि शेख हसीना वाजिद को पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई थी। इमरान खान ने हसीना वाजिद को मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। ढाका और इस्लामाबाद ने बढ़ती कुर्बतों से भारत की नींदें उड़ गई हैं। भारत के सिफारती हल्के इन बदलते ताल्लुकात के पीछे चीन की कामयाब सिफारतकारी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान से ही करीब नहीं हो रहा बल्कि इसके भारत से फासले भी बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने भारतीय हाई कमिश्नर की बार बार दरख्वास्तों के बावजूद
4 माह से उनसे मुलाकात नहीं की। यह अहम पेशरफ्त नई दिल्ली के साथ करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन की तरफ से मुंतकिल होने का इशारा दे रही है। इसकी वजह भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी है। नाज़रीन, भारत के इन्हीं गैर दोस्ताना रवैयों की वजह से आज बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने में एक बड़ा हाथ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का ही था, क्योंकि उन्होंने 1971 के तल्ख वाक़यात को अभी तक सीने से लगाए रखा। हर मौका बेमौका इन वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी पाकिस्तान को इन मज़ालिम का जिम्मेदार ठहराती रही। 1971 के वाक़यात पर सिर्फ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ही नहीं पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराती, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी माजी में कई बार कह चुके हैं कि मशरकी पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई थी, इसीलिए 71 में पाकिस्तान टूट गया था। तल्ख माजी को गुजरे तकरीबन निस्फ सदी हो चुकी है नाज़रीन, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत इसे भुला नहीं रही थी। हालांकि जब बांग्लादेश की तख्लीक हुई थी तो इसके 3 साल बाद 1974 में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में एक सहफरीकी मुआहदा हुआ था, जिसके तहत तीनों ममालिक 1971 के वाक़यात में मुलव्विस लोगों के खिलाफ मुकदमात नहीं चलाएंगे। लेकिन हसीना वाजिद ने 2009 में अपने दूसरे दौरे हुकूमत के बाद 1971 में पाकिस्तान का साथ देने वाले कई सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने का ऐलान किया, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद बिगाड़ का बायस बना। और फिर बाद में बैनुल अक़वामी बरादरी के एहतजाज के बावजूद इनमें बहुत से सियासी रहनुमाओं को फांसियां भी दी गई। हसीना वाजिद ने भारत नवाजी और पाकिस्तान दुश्मनी में यहीं पर बस नहीं की, यहीं पर वो नहीं रुकी, बल्कि 2016 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से भी इनकार किया, जिसके बाद ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी करना पड़ी। और गुज़िश्ता बरस दोनों ममालिक में ताल्लुकात में कशीदगी में उस वक्त इजाफा हुआ जब दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के शहरियों को वीज़े जारी करने पर पाबंदी लगा दी थी। बांग्लादेश हुकूमत के इक़दामात के बरक्स बांग्लादेशी अवाम भारत से खाइफ ही नहीं है, जबकि गुज़िश्ता बरस भारत ने कश्मीर में गैर इंसानी कानून नाफिज किया था, तब पूरे बांग्लादेश में एहतजाज और मुजाहरे फूट पड़े थे। अवाम के जज्बात के बावजूद बांग्लादेशी हुकूमत भारत नवाजी पर तुली हुई है, लेकिन अब चीन के मुखलिसाना कोशिश रंग ला रही है। ढाका नई दिल्ली की बजाय इस्लामाबाद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है। माशी मफादात नए ताल्लुकात की बुनियाद बन रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार और तर्जुमानिगार जनाब जफर हिलाली साहब। सर शुक्रिया। सर हिलाली साहब ने इन्वेस्टमेंट की, चाइना बड़ा करीब हुआ बांग्लादेश के और उसके नतीजे में बांग्लादेश अब पाकिस्तान के करीब हो रहा है। सर ये ताल्लुकात आप कहां जाता देख रहे हैं, और जो भारत के साथ एक दूरी बांग्लादेश की आई है उसको किस तरह देख रहे हैं आप? मैं नहीं समझता हूं कि ये उनका रप्चर होगा रिलेशनशिप में, या ये ऐसा एक फ़र्क आ गया है जो उनका जो क्वालिटेटिवली उनका रिलेशनशिप ये होता जाएगा, कम होता जाएगा। मगर ये 2-3 बातें जो मैं आपको बताता हूँ, इनका ज़्यादा ज़रूर असर हुआ है। पहला असर ये है कि देखिए, चाइना जो है $24 बिलियन दे रहा है बांग्लादेश को, और $24 बिलियन बहुत रकम है, और चाइना दोस्ती चाहता है, दोस्त है, और बांग्लादेश को हर वक्त उनको मदद किया है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अगर एक चाइनीज स्कीम हो जो दूसरे जो मुल्क हैं सब उसको एंडोर्स करते हैं कि इसलिए कि इंडिया नहीं कर रहा है बांग्लादेश नहीं करेगा, बिल्कुल गलत बात है। तो बांग्लादेश ज़रूर, चाइना उनके दोस्त का, उनका मददगार है वो, और ज़रूर करेगा। एक दूसरी बात यह है, आपने नोटिस किया होगा कि इमरान खान का कॉल उन्होंने एक्सेप्ट किया, हालांकि इससे पहले बहुत पाकिस्तानी लीडर्स हैं, उनका कॉल ये मैं नहीं कहता नहीं लेती थी, उन्होंने शायद कोशिश इसलिए नहीं किया कि उधर कोई फ्रेंडली वाइब्स उधर से नहीं आ रहे थे। मगर इमरान खान जो है वो 1971 के इवेंट्स, पीटीआई और इमरान खान तो कुछ उससे उनका कुछ ताल्लुक ही नहीं है, तो वो नहीं समझती है कि उनका ऐसा एक रिकॉर्ड है जो उसके फैमिली के नुकसान के लिए और बांग्लादेश को नया का इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, उनका तो कुछ हाथ नहीं था, तो इसलिए शायद वो भी एक और मसला था।
तीसरा मसला जो है मेरे ख्याल में वो इतना स्ट्रॉन्ग है जितना उनकी दोस्ती है चीन के साथ, और वो है कि जो इंडिया का सलूक रहा है बांग्लादेशी मुसलमानों के इंडियन बंगाली मुसलमानों के साथ, ख़ास तौर वो जो असम और बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं। जैसे आपको पता है उन्होंने एक रजिस्टर ऑफ नेशनल्स इंडिया ने बनाया है जिसमें जो बंगाली मुसलमान है जो अजीब के सवाल अगर वो जवाब नहीं दे सकता है तो उनको वो बाहर फेंक देते हैं, कहते हैं ये हमारा नेशनल नहीं है लिहाजा ये बांग्लादेशी होगा, तो दे थ्रो देम अक्रॉस द बॉर्डर। ये असम में भी होता है और बंगाल में भी होता है। तो ये जो पॉलिसी है ये बांग्लादेश में बड़ा रेजिस्टेंस है इस पॉलिसी का और बड़ा अनपॉपुलर पॉलिसी है, जाहिर है। इसके अलावा एक और बात यह है कि रोहिंग्या जो मुसलमान हैं जो उधर से आ रहे हैं बर्मा से, हिंदुस्तान तो उनको आने ही नहीं देता और सबको कहता है जाओ तुम लोग मुसलमान हो। कहता तो खैर नहीं है मगर इसलिए कि वो मुसलमान है उनको कहता है जाओ तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, जाओ बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का ख्याल ये है कि भाई ये तो ज्यादती है कि ये रेफ्यूजीज हैं, आप भी कुछ को पनाह दें, हम भी पनाह बहुत सारे को दे रहे हैं, सबको ज़्यादातर हम दे रहे हैं, तो ये गलत बात है जो आप कर रहे हैं हमारे साथ। मगर मोदी और उसकी जो हिंदुत्वा गवर्नमेंट है इस बात पे तो उन्होंने कोई कंसेशन देना ही है। और फाइनली मेरे ख्याल में एक चीज़ आप याद रखें कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा एंटी इंडिया फीलिंग है और हम लोगों को वेस्ट में भूलना नहीं चाहिए कि बंगालियों ने पाकिस्तान बनाया। एक्चुअली फजलुल हक वाज नोन एज द शेर बंगाल, वो था जो पाकिस्तान को बनाया और वोट दिया फॉर एन इंडिपेंडेंट कंट्री हो मुसलमानों का। ठीक है ज़फ़र इलाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर नाज़रीन हमारा खत्म हो जाता है। कल मुलाकात होगी आपकी इसी टाइम पर, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।